गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा। पहले पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा और स्टार्टिंग में जो किस तरीके से गौर वंश का उत्कर्ष हुआ। अब हम करेंगे गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा। महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किया था और मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में अपना पहला आक्रमण किया। दोनों आक्रमणों के मध्य लगभग 148 वर्ष का अंतर रहा, परंतु भारत की राजनीतिक अवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीयों ने महमूद के आक्रमणों को भुला दिया और उनसे कोई सबक नहीं सीखा। भारत अब भी छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। कुछ राज्य अवश्य ही शक्ति संपन्न बन गए थे, परंतु सभी राज्य किसी न किसी कारणवश आपसी संघर्ष में उलझे हुए थे। देश की सुरक्षा के लिए संयुक्त संगठन बनाकर शत्रु से मोर्चा लेने की बात उनकी बुद्धि और सामर्थ्य से बाहर थी। संक्षेप में गौरी के आक्रमण के समय भारत में निम्नलिखित प्रमुख राज्य थे। पहला है उत्तर पश्चिमी भारत के मुस्लिम राज्य। गौरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिमी भारत में मुस्लिम राज्य थे सिंध, मुल्तान और पंजाब। सिंध में सुम्र जाति के शिया मुस्लिम शासकों का, मुल्तान में करमाथी जाति के शियाओं का और पंजाब में गजनवी वंश के शासकों का राज्य था। उपर्युक्त तीनों मुस्लिम राज्यों के साधन काफ़ी सीमित थे और इन राज्यों को अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा से तथा पड़ोसी हिंदू राज्यों का सहयोग भी उपलब्ध न था। इसलिए इनमें शक्तिशाली विदेशी आक्रांता की प्रगति रोकने की क्षमता न थी। पंजाब का गजनवी वंश अपनी पूर्ण शक्ति और प्रतिष्ठा खो चुका था और उसके शासक आसपास के हिंदू राज्यों के सीमांतों की लूटमार करते थे। उनमें अपने राज्य को बढ़ाने की क्षमता न थी और उल्टे अजमेर के चौहानों ने उन्हें परास्त करके पंजाब के कुछ क्षेत्र हथिया लिए थे। दूसरा हम बात करते हैं अजमेर के चौहान राज्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान प्रमुख थे। गौरी के आक्रमण के समय अजमेर दिल्ली का चौहान राज्य उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इस समय यहाँ पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा शासन कर रहा था। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार वसुदेव नामक व्यक्ति ने सपादलक सांभर में चौहान राज्य की नींव रखी थी। इसके वंश में दुर्लभ राज प्रथम ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। वह प्रतिहारों का सामंत था। उसके बाद वाकपति प्रथम ने इस वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और महाराज की उपाधि धारण की। उसके एक वंशज विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्यों को पराजित किया। दुर्लभराज द्वितीय ने महाराजेधिराज की उपाधि धारण की। चौहान राज्य की शक्ति का विस्तार अजय राज के शासनकाल से शुरू हुआ। उसने परमारों को पराजित किया। अजमेर अजयमेरू नगर बसाया, जो बाद में चौहानों की राजधानी बना। अर्णोराज भी पराक्रमी शासक निकला। उसका लड़का विग्रहराज चतुर्थ और भी पराक्रमी निकला। उसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को चौहान राज्य में मिलाया। गजनवी शासकों को परास्त करके पंजाब के कुछ क्षेत्रों को भी अपने राज्य में सम्मिलित किया। उसके बाद अपर गांगे, पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर क्रमशः अजमेर के शासक बने। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे मुस्लिम इतिहासकारों ने राय पिथौरा कहा है, सोमेश्वर का बड़ा पुत्र था। उसकी जन्म तिथि विवादग्रस्त है, परंतु अधिकांश विद्वानों ने 1167 ईस्वी को सही माना है। अपने पिता की मृत्यु के समय पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष का था, अतः कुछ वर्षों तक उसकी मां कर्पूर देवी ने शासन चलाया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1178 ईस्वी के आसपास पृथ्वीराज ने शासन के सभी कामकाज अपने हाथ में ले लिए थे। पृथ्वीराज को सिंहासनारूढ़ होते ही आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसे अल्पवयस्क समझते हुए विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र नागार्जुन ने उसके उत्तराधिकार को चुनौती दी और गुड़गांव पर अधिकार जमा लिया। कुछ चौहान सरदारों का सहयोग पाकर उसने अजमेर की तरफ प्रस्थान किया, परंतु पृथ्वीराज ने उसे बुरी तरह से पराजित किया। नागार्जुन युद्ध में मारा गया। इसी समय चौहान राज्य के अंतर्गत अलवर, भरतपुर और मथुरा में आबाद भंडारकों ने विद्रोह करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1182 ईस्वी के आसपास पृथ्वीराज ने भंडारकों के विद्रोह को कुचलकर इन क्षेत्रों पर पुनः अपना शासन स्थापित किया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर पृथ्वीराज ने विस्तारवादी नीति को अपनाने का निश्चय किया। उसकी इस नीति का पहला शिकार महोबा का चंदेल राज्य हुआ। उस समय बुंदेलखंड में चंदेल राजपूतों का शासन था और महोबा उनकी राजधानी थी।
परमर्दी देव अथवा परमार्दिन चंदेलों का शासक था। पृथ्वीराज ने परमर्दी को परास्त करके चंदेलों के राज्य को पदाक्रांत किया। इस अवसर पर कन्नौज के जयचंद ने चंदेलों की सहायता की, जिससे चौहानों और गढ़वाल राजवंशों में पहले से चली आ रही शत्रुता और भी अधिक बढ़ गई। 1187 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गुजरात के चालुक्यों पर आक्रमण किया और मार्ग में आबू के परमारों को भी परास्त किया। चौहानों को साम्राज्य विस्तार के लिए गढ़वालों से लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। पृथ्वीराज तृतीय की भांति कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद भी अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की आकांक्षा रखता था। अतः पृथ्वीराज और जयचंद की विस्तारवादी नीतियों में संघर्ष होना अवश्यंभावी था। पृथ्वीराज के विरुद्ध चंदेलों को सहायता देकर जयचंद ने पृथ्वीराज के असंतोष को बढ़ावा दिया। बदले में पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर स्थल से अपहरण कर जयचंद को अपमानित किया। इस प्रकार गौरी के आक्रमण के समय उपर्युक्त दोनों शक्तिशाली शासक एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। तीसरा हम बात करते हैं कन्नौज के राज्य की। कन्नौज का राज्य उत्तरी भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली राज्य गढ़वाल राठौरों का कन्नौज था। गोविंद चंद और विजय चंद के शासनकाल में कन्नौज राज्य की सीमाओं का काफ़ी विस्तार हुआ और सैन्य शक्ति की धाक जम गई। गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज में जयचंद का शासन था। वह एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था। ब्रह्मा मंजरी नामक नाटिका में उसे दल पुंगल कहा गया है। प्रबंध चिंतामणि और सूर्य प्रकाश नामक ग्रंथों में भी उसे एक शक्तिशाली सेना तथा राज्य का अधिपति कहा गया है। मुस्लिम इतिहासकार इब्न आसिर का कथन था भी इसकी पुष्टि करता है। स्वयं पृथ्वीराज रासो जयचंद को एक शक्तिशाली राजा बतलाता है। जयचंद और पृथ्वीराज की आपसी शत्रुता का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। पाल और सेन वंश। गजनी के समय बंगाल पर पाल वंश का शासन था, परंतु गौरी के समय पालों की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और अब उनका राज्य केवल उत्तरी बंगाल तक ही सीमित रह गया। उनकी कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाते हुए पालों के ही एक सामंत विजय सेन ने बिहार प्रदेश में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। उसके उत्तराधिकारी बल्लाल सेन ने बंगाल, बिहार और कलिंग के अधिकांश क्षेत्र को जीतकर सेन वंश के राज्य तथा उसकी शक्ति का विस्तार किया। गौरी के आक्रमण के समय इस राज्य पर लक्ष्मण सेन का शासन था, जो इस समय वृद्ध हो चुका था और सेन वंश के सामंत आपसी षड्यंत्रों से राज्य की शक्ति को कमज़ोर बनाने में जुटे हुए थे। नेक्स्ट गुजरात के सोलंकी। 10वीं सदी के उत्तरार्ध में सोलंकी राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था। गजनवी के समय इस राज्य पर भीमदेव का शासन था। उसके बाद जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल शासक हुए। इन दोनों के शासनकाल में सोलंकी राज्य की शक्ति का विकास हुआ। 1173 ईस्वी में कुमारपाल की मृत्यु हो गई और उसके बाद सोलंकियों की शक्ति क्षीण होने लगी। गौरी के समय यहाँ मूलराज द्वितीय का शासन था। वह एक दुर्बल शासक था और उसका राज्य गुजरात तथा सौराष्ट्र तक ही सीमित रह गया था। अन्य राज्यों में भारत के अन्य राज्यों में चंदेलों का राज्य भी महत्वपूर्ण था। जजाग भुक्ति बुंदेलखंड का अधिकांश क्षेत्र चंदेलों के अधिकार में था और महोबा उनकी राजधानी थी। परमर्दी देव ने चंदेल राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु बाद में पृथ्वीराज चौहान ने उसे परास्त करके चंदेलों की प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। गौरी के समय दक्षिण भारत भी अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इनमें देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वारा समुद्र के होयसल और मदुरा के पांड्य वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत की भांति दक्षिण के इन राज्यों में आपसी सहयोग तथा एकता का अभाव था और वे भी परस्पर संघर्षशील थे। पहले की भांति इस समय भी दक्षिण भारत उत्तर भारत की राजधानी से विरक्त था। संक्षेप में गौरी के आक्रमण के समय उत्तरी भारत में 3 राज्यों सिंध, मुल्तान और पंजाब के अलावा अन्य सभी राज्यों में राजपूत शासकों का शासन था। ये शासक हठीले और गर्वशील थे और देश की सुरक्षा के लिए किसी एक के नेतृत्व में संयुक्त होकर विदेशी शत्रु से लोहा लेने की मनोदशा में नहीं थे।